बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12 का नया चैप्टर, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हर साल एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड को हम लोग देखें दो हिस्सों में बांट के, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल चेंजेस। इसका मतलब रफली कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि रिलेशन बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में। तो कहते हैं अगर एकदम रफ डेफिनेशन समझना हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, या बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। एक हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और एक बार पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैंने वैसे ही लिख दिया है, देखो लिखा है ना, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अचीव नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। बच्चों डेफिनेशन लिख तो दिया, स्पॉन्टेनियस वर्ड भी है, बारी बारी से इसको पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। पहले हिस्से में बच्चों क्या बोला गया है कि स्टडी है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। स्पॉन्टेनियस वर्ड बच्चों थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ना होता है, फिर भी उसका मतलब मैं बता रहा हूं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसा चीज या ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं हो। जैसे कि एक हम लोग गरम जो चाय है उसका कप रख दें तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है ना कि उसमें हम लोग को पंखे से मैनुअली उसको ठंडा करना पड़ेगा, वो अपने आप ठंडा हो जाता है। झरना में देखते हैं पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, जाकर के कोई इंसान धक्का देता है क्या झरना में? ये जो नेचुरल जो वाटरफॉल है वहां पे जाके सब लोग धक्का दे रहे हैं तो पानी नीचे गिर रहा है? नहीं, वो अपने आप हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो जब कभी कोई केमिकल चेंज अपने आप हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज हो अगर कोई, ठीक है, मतलब वहां पे कोई केमिकल एनर्जी होगा, उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाए, ठीक है, ये जो पहला पार्ट है वही बता रहा है कि अगर कभी कोई अपने आप होने वाला केमिकल चेंज से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, उसकी पढ़ाई। समझ आया कि कोई प्रोसेस, कोई केमिकल चेंज अपने आप हो रहा है, उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिए, दैट इज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जांपल है इसका गैल्वेनिक सेल या बैटरीज कह सकते हैं, जो पेंसिल बैटरी है या कुछ भी है अपने आप, या बैटरी है जिससे हम लोग टॉर्च जला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बाइक में जो हम लोग लगाते हैं बैटरीज, या फिर इन्वर्टर में जो बैटरी रहता है। तो खुद सोचो ना, इन्वर्टर में जो बैटरी है उसमें अपने आप अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस चेंजेस हुए वो अपने आप हुए, मतलब कि स्पॉन्टेनियस थे, और वही कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को, और उसी की वजह से हम लोग को घर में बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिला। तो समझ आ गया, यही लिखे हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, जो कि गैल्वेनिक सेल्स में होता है। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को ब्रॉडली दो हिस्सों में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल में। और दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो या उससे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो पहला पार्ट तो डेफिनेशन का समझ आ गया, दूसरा पार्ट देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अचीव नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। ऐसा केमिकल चेंज जो अपने आप नहीं हो सकता है, उसको होने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल हेल्प चाहिए ना। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं उस प्रोसेस को अचीव करने में, तो उसका स्टडी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो समझ आ गया, ब्रॉडली दो हिस्सों में पढ़ा हमने ये डेफिनेशन को
कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं किसके हेल्प से, अपने आप होने वाले केमिकल चेंज के हेल्प से, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ऐसा केमिकल चेंज करवा रहे हैं जो अपने आप नहीं हो सकता है। ये गैल्वेनिक सेल में होता है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में उसका हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। सारे एग्जांपल्स करने के बाद हम लोग उन सब पे क्वेश्चंस एग्जांपल्स करने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, ये सब कोलराउश लॉ पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे गैल्वेनिक सेल्स में, और गैल्वेनिक सेल्स में हम लोग नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या तो बोर्ड एग्जाम हो या तो नीट हो, ठीक है। और नीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो सब टेक्निक्स और मेथड सीखेंगे। और लास्ट में जो एनसीईआरटी में कुछ जो बैटरीज के बारे में जिक्र किया हुआ, वो बैटरीज और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा सेल है जहां पे हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंजेस करवा रहे हैं। सबसे पहला बच्चों हम लोग ना पहले जितना भी इसमें बेसिक डेफिनेशन है उन सबको पढ़ेंगे। दिख भी रहा हो कि लिख दिया है मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों जैसा कि नाम है, इस नाम को अगर दो हिस्सों में तोड़ो, इलेक्ट्रो और लाइसिस। लाइसिस का हमेशा मतलब होता है तोड़ना, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर के या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा प्रोसेस हुआ, ये ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी देकर के किसी चीज को तोड़ रहे हैं। इधर बेसिक डेफिनेशन समझ आया। लाइसिस मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन होता है अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। जैसे कि बात करें, मान लो मोल्टन NaCl है, तो उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaCl टूट जाएगा किस में, Na+ में और Cl- में। मतलब डिकम्पोजिशन हो गया ना उसका, किसमें डिकम्पोजिशन हो गया, उसके आयंस में। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी इसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि या तो पानी में या सॉल्यूशन स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस में टूटता है और फिर पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है व्हिच डिसोसिएट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। जैसे NaCl हो गया, पानी में अगर NaCl में हम लोग सीधा सॉलिड फॉर्म में ले लें तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। वो किस में इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब मोल्टन स्टेट में हो या फिर जब वो पानी में हो। क्लियर है। तो डेफिनेशन लिख दिया मैंने, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीधा एकदम बेसिक डेफिनेशन कहना हो तो कह सकते हैं ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें, या ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। या फिर ये एक ऐसा सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, या फिर ये एक ऐसा सेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस अचीव करता है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, दो रॉड्स या मेटल प्लेट्स होते, दो रॉड्स या प्लेट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। और इसी को अब हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो इलेक्ट्रोड्स है इसको कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल बैटरी से। क्लियर है। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चूंकि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। याद रखना है कोई भी चीज अगर स्पॉन्टेनियस हो, मतलब अपने आप हो रहा हो, तो उसके लिए डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होता है या लेस देन 0 बोलते हैं। तो चूंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है इसीलिए डेल्टा जी इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पूछा जाता है कितने बार एग्जाम्स में,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि डेल्टा जी क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो बोलेंगे ग्रेटर देन 0। और बच्चों जो याद रखना, जो डेल्टा जी का साइन होता है वही उसका उल्टा होता है ई सेल या ईएमएफ का साइन। क्लियर है? तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है? ये पूछा जाएगा तो बता दिया करना है। रीजन में लिख दिया नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रोड्स है वो दो मेटल का रॉड होता है या मेटल प्लेट्स होता है, जिसको हम लोग डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। मतलब जैसे मान लो ये इमेजिनरी एक बर्तन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ये दो रॉड्स को हम डिप कर दिए और इस दोनों से हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिए। ठीक है? तभी जाकर के पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर है तो इसको हम लोग सप्लाई देंगे ना इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में इस्तेमाल होता है या जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रहता है। ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल का भी इलेक्ट्रोड्स यही होगा। गैल्वेनिक सेल में हम लोग अलग से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स, वहां पे क्या क्या रहता है, गैस आयन लेते हैं, मेटल आयन लेते हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन वाला लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो वहां पे हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है? ये अभी जो इलेक्ट्रोड्स का जिक्र कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स किसका है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक चल रहा है तो सब कुछ उसी के लिए है। तो जैसे दो रॉड है या प्लेट्स हम लोग रख दिए हैं, डिप कर दिए हैं। डिप करना मतलब समझते हो ना, डुबा देना इलेक्ट्रोलाइट में, और इन्हीं दोनों से बच्चों हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलेगा। तो लिख दिए हैं। अब चूंकि इसी से हम लोग ना बैटरी को कनेक्ट किए, तो क्या होगा, एक रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक रहेगा निगेटिव टर्मिनल, तभी ना करंट फ्लो करेगा, पूरा सर्किट में फ्लो करते रहेगा। तो क्या देखना है, यही जो दोनों रॉड है या प्लेट है रिस्पॉन्सिबल है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो लिख दिए टू रॉड्स और मेटल प्लेट्स डिप इन, रॉड्स भी बोलते हैं, जैसे हमारा ग्रेफाइट रॉड हो गया, या फिर कितने बड़ा बोल देते हैं मेटल प्लेट्स। मेटल नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, समझ जाओगे, जब मेटल का बात होगा तभी ना मेटल प्लेट्स होगा, नहीं तो ऐसे रॉड्स भी रह सकता है, तो समझ जाना। लिख दिए टू रॉड्स और मेटल प्लेट्स डिप इन इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है बच्चों एनोड और एक होता है कैथोड। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बात करें तो एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उस पर पॉजिटिव रहेगा साइन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब खुद से सोचो बच्चों, कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा आयंस में, एक होगा कटायन एक होगा आयन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो न्यूट्रल होता है। जैसे NaCl की बात करेंगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जो कटायन है, वो किधर मूव करना चाहेगा, ऐसे रॉड की तरफ जिसपे क्या हो, निगेटिव हो कि प्लस हो, ऑफ कोर्स निगेटिव वाले पे। और अगर जो अनायन होगा वो किधर मूव करना चाहेगा, ऐसे रॉड पे या ऐसे प्लेट पे जो कि क्या हो, जिसपे अनायन किधर मूव करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो हम लोग कहते हैं कि एनोड चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पे कौन मूव करके आएगा, अनायन की कटायन, ऑफ कोर्स अनायन। तो याद रखना A to A होता है और C to C होता है। क्लियर? कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं, वहां पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कटायंस है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो याद रखना है एनोड पे प्लस चार्ज है, उस पे एनोड पे प्लस चार्ज है, उस पे ऑक्सीडेशन होता है, और उसके तरफ कौन मूव करता है, अनायन। अनायन जाता है, वहां जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड की तरफ क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो उधर कटायन जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग बेसिकली दो टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक होता है इनर्ट और दूसरा होता है एक्टिव। इनर्ट को ही बोलते हैं, इनर्ट का दूसरा नाम है बच्चों इनएक्टिव या नॉन अटैकेबल, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसका दूसरा नाम है नॉन इनर्ट या फिर अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। तो इनकी क्या खासियत है और क्यों ऐसा नाम है बच्चों, जब हम लोग इस रॉड को या प्लेट्स को हम लोग डिप कर दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट में, अगर ये हमको पता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो अगर इलेक्ट्रोड्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब खुद ही रॉड जो है या जिस भी मेटल का बना है, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉपर मेटल का बना हुआ है और वो खुद ही ऑक्सीडाइज होने लगे,
जो इलेक्ट्रोड है, मतलब वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव है, मतलब कि वो अटैक करता है, अटैकेबल है, वो इनर्ट नहीं है। तो इसलिए उसका नाम होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव और नॉन इनर्ट और अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। अब खुद ये ऑक्सीडाइज अगर होने लगेगा तो यहां से कुछ मेटल घुलेगा ना, घुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, समय के साथ ये पतला होता जाएगा। इसका मतलब इसका मास चेंज हो रहा है ना, तो बोलते हैं कि इसका मास चेंज करता रहता है। एग्जाम्पल में है कॉपर, जिंक, AgNi, इन सब का इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। बच्चों एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। अगर हम इनर्ट की बात करें तो इनर्ट वाला क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब चूंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो क्या होगा, उसका मास चेंज नहीं करेगा। क्लियर है, उसका मास चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग मान लो 10 ग्राम ग्राफाइट का रॉड लेकर के बनाए होंगे कैथोड या एनोड, तो 10 ग्राम ही ग्राफाइट उसमें रहेगा। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम ग्राफाइट से वो होकर के 9 ग्राम ग्राफाइट हो जाए। क्लियर, जैसे प्लैटिनम, ग्राफाइट, इन सब को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड मानते हैं। तो क्लियर है, ये हुआ बेसिक टर्म्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अभी मैं एक बेसिक सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सर्किट में इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो कर रहा है, और फिर एक और डेफिनेशन जानेंगे कि कैथोड और एनोड को किस तरह से बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि कहां से करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और कहां से करंट फ्लो करता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये भी देखेंगे। ये बच्चों मैंने बनाया है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिख रहा होगा कि ये कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मैंने लिया है मोल्टेन मेटल क्लोराइड, MCl लिख दिया है, M स्टैंड्स फॉर मेटल और Cl स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। तो ये टूटेगा भी तो M+ और Cl- देगा। तो दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टेन मेटल क्लोराइड MCl, 2 रॉड्स दिख रहे हैं, दोनों रॉड्स बैटरी से कनेक्टेड है। बच्चों ये जो रॉड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसको एनोड कहते हैं, और ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो दिस इज कॉल्ड कैथोड। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो ये MCl है बच्चों, ये टूटेगा तो क्या क्या देगा, M+ देगा और Cl- देगा। क्लियर है, क्या क्या देगा बच्चों, M+ और Cl-। अब खुद से सोचो, एनोड है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या जाएगा, M+ या Cl-। ऑफ कोर्स Cl-। तो बोलेंगे कि Cl- एनोड की तरफ मूव करता है, और कैथोड है निगेटिवली चार्ज तो उसके तरफ M+ मूव करेगा। तो लिखा है मैंने M+ मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड Cl- मूव्स टुवर्ड्स एनोड। सीधे याद रखना है कटायन टू कैथोड, एनायन टू एनोड, C2C, A to A। अब बच्चों कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो M+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा मेटल M, जो कि कहां पे डिपोजिट हो गया, कैथोड पे। क्लियर है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cl- जाएगा, Cl- जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, हाफ Cl2, मतलब कि एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ दिया रहे एग्जांपल, सब हम लोग आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एक्वस वाला सॉल्यूशन लेंगे, कभी अटैकेबल इलेक्ट्रोड लेंगे, कभी इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, तब हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमेशा एग्जाम में बच्चों सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बना इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो बोल देंगे यहाँ पे इस एग्जांपल से कह सकते हैं कि मेटल M इज डिपोजिटेड एट कैथोड एंड Cl2 गैस रिलीज एट एनोड। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों। आप खुद से देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इस वाले रॉड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, मतलब एनोड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गया हुआ, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, मतलब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन चाहिए
ठीक है ना। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कहां चला जाएगा, कैथोड पे। क्लियर, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि एनोड पे सरप्लस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब कैथोड पे इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां तक जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन ये एनोड से ऐसे इस बैटरी के थ्रू होते हुए कैथोड से इस तरह से गोल गोल मूव करता रहेगा ना। या तो एक ये तरीका हो गया समझने का, नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं बैटरी पॉजिटिव वाले से निकलेगा करंट, ये करंट ऐसे निकलेगा एनोड से जाएगा, फिर सॉल्यूशन में से होते हुए कैथोड, फिर ऐसे बैटरी में। और हम लोग जानते हैं ना करंट का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और करंट के लिए अलग से मैंने फिर से बना दिया है, दिस इज एनोड दिस इज कैथोड, ये प्लस है ये माइनस है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरफ प्लस से निकलेगा ऐसे जाएगा, मतलब ये यहां से बना ही दे रहे हैं ऐसे, ये यहां से निकलेगा ऐसे होके जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया करंट। और इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो एनोड से निकलेगा बाहर की तरफ, इस बैटरी के थ्रू होते हुए कैथोड पे आएगा और फिर सॉल्यूशन में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं स्टार के थ्रू जा रहा है तो डायरेक्टली, और यहां पे बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। तो अलग से मैंने ऐसे सर्कल लूप जैसा बना भी दिया है बच्चों। करंट इस तरह से जाता है, ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड, और इलेक्ट्रॉन उसका अपोजिट जाता है। तो बच्चों देखो सवाल क्या क्या पूछा जाता है, ये हो गया इंटरनल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं। तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे फ्लो करता है, एनोड से कैथोड थ्रू बैटरी और एक्सटर्नल सप्लाई, एंड कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। याद रहेगा, कैथोड से एनोड जा रहा है इलेक्ट्रॉन इंटरनल सप्लाई में, और एनोड से कैथोड जा रहा है थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछा गया है, नीट मतलब AIPMT और जितने भी स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम थे, कि किधर से किधर मूव करता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, या फिर थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई थ्रू इंटरनल सप्लाई। तो सीधा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई एंड एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई और बैटरी। क्लियर है। और करंट में भी वही बोल देंगे हम लोग, दिख रहा है ना, एनोड से कैथोड जा रहा है करंट थ्रू इंटरनल सप्लाई, और कैथोड से क्या मतलब बैटरी से ऐसे निकल रहा है। तो देख लेना डायरेक्शन सारे बच्चे बता दिया करेंगे कि इंटरनल सप्लाई जब भी वर्ड पूछेगा तो कैसे, बस याद रखना है एनोड से कैथोड ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये करंट उसका अपोजिट। क्लियर है। तो अब बच्चों हम लोग एनोड और कैथोड का एक नया डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड दिखा, एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। और करंट देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आ रहा है। तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड, एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां से इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को छोड़ के बाहर जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा। और दूसरा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड ये एक ऐसा है एनोड जहां पे करंट इंटर करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दिख रहा है करंट अंदर की तरफ और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ। इसका जस्ट अपोजिट कैथोड में बोलेंगे, कैथोड के लिए क्या बोलेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिख रहा है ना, इंटर्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और करंट क्या, लीव्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो याद रखना है, ये सब क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बच्चों यहाँ पे तो बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लिए थे हम लोग, मोल्टन मेटल क्लोराइड MCl का। तो एक कटायन था M+ और एक अनायन था Cl-। अगर मान लो यहाँ पे एक कटायन था तो उसको हम लोग कैथोड पे भेज दिए, इसको एनोड पे भेज दिए। मान लो 2 कटायन होता, 3 कटायन होता, 3-4 अनायन होता, मतलब बहुत सारे कटायन होते, बहुत सारे अनायन होते। तब हम लोग को तय करना होता कि किसको भेजेंगे कैथोड पे, किसको भेजेंगे एनोड पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सबका सब चला जाएगा और सबका सब कैथोड पे चला जाएगा और सबका सब एनोड पे। डिपेंड करता है, देखो तो कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब वही वाला कटायन अच्छे से जाना चाहेगा, वही वाले कटायन को डिस्चार्ज होगा कैथोड पे जिसमें रेड्यूस होने का टेंडेंसी या क्षमता या पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। समझ आ रहा है। कटायन पे उसी कैथोड पे उसी कटायन को भेजेंगे हम लोग जिसका कि रेड्यूस होने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्लियर है। और एनोड पे हम लोग उसी अनायन को भेजेंगे जो सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज हो। क्लियर है।
तो बच्चों हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब कि प्रीफर करने का मतलब क्या होता है, जब दो तीन चीज हो तब हम लोग किसी एक चीज को प्रेफर करते हैं। तो जब एक से ज्यादा कटायन हो, एक से ज्यादा अनायन हो, तब हम लोग प्रेफर करते हैं कि कौन सा कटायन कैथोड पे डिस्चार्ज होगा और कौन सा अनायन एनोड पे डिस्चार्ज होगा। तो ये एक थ्योरी है जो कि हम लोग को तय करने में मदद करता है। हम लोग प्रीफर करते हैं कि कौन सा कटायन डिस्चार्ज होगा, कौन सा अनायन डिस्चार्ज होगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ऐसे भी बोलते हैं कितने बार कि वही कटायन जाके डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब जिसका डिस्चार्ज होने का क्षमता ज्यादा हो, वही कटायन जाके डिस्चार्ज होगा। कितने बार वर्ड एक यूज होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो सीधा याद समझ जाओगे ना कि उस कटायन का डिस्चार्ज कैथोड पे करेंगे जिसका क्षमता ज्यादा हो डिस्चार्ज होने का, और उस अनायन को एनोड पे डिस्चार्ज करेंगे, मतलब वहां पे जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अब मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है, हम लोग समझते हैं, उसके बाद कुछ कुछ और टर्म्स सीखेंगे और तब हम लोग अच्छे से बता पाया करेंगे कोई सा भी एग्जाम्पल देख करके कि कौन सा कटायन जाएगा और कौन सा अनायन जाएगा। ये बेसिकली बच्चों हम लोग अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या उसमें फैक्टर्स हैं, इसका हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो बच्चों लिखा है मैंने कि अगर जब भी इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स मोर देन वन कटायन और अनायन, देन द कटायन और अनायन डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन देयर एबिलिटी टू गेट reduced और ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है कि कौन सा रिड्यूस हो जाएगा और कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, जितने अच्छे से वही वाला जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है डिस्चार्ज होने का, मतलब किसका पोटेंशियल ज्यादा है कि वो आसानी से रिड्यूस हो जाए, मतलब कौन से कटायन का, और कौन से अनायन का ऐसा है क्षमता या एबिलिटी की वो खूब अच्छे से क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि उनमें आता है बच्चों की मास ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑन द आयन, उनका कंसंट्रेशन, उनका आयनिक मोबिलिटी ईटीसी। ये सारा फैक्टर्स है। कोई एक फैक्टर का ज्यादा रोल होता है, किसी का कम होता है। खुद सोचो, ये दो आयन है, एक बहुत ही तेजी से मोबिलाइज करता है, एक बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है और एक बड़ा धीरे से मूव कर रहा है। तो कौन ज्यादा अच्छे से चला जाएगा कैथोड पे? ऑफकोर्स ये, क्योंकि ये ज्यादा तेज चल रहा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मान लो इन दोनों में देखते हैं, ये बड़ा तेज चलता है, ये धीरे चलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, इससे 100 गुना ज्यादा है सॉल्यूशन में। तो ऑफकोर्स ये जाके डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कौन सा कटायन जाएगा कैथोड पे, कौन सा आनायन जाएगा एनोड पे। इन सारे फैक्टर्स को मिला करके हम लोग सिंगल टर्म बोल देते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड बोलते हैं हम लोग। रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं जब रिडक्शन के लिए बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब ऑक्सीडेशन का जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं वो वाला कटायन जाएगा कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ठीक है, और वो अनायन जाएगा एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ठीक है, अभी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल तो इसका और प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन समझेंगे। अभी रफली ऐसा समझो, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि कौन से कटायन में कितना अच्छा क्षमता है कि वो रिड्यूस हो जाए, या किसी आयन में कितना अच्छा पोटेंशियल, ये क्षमता है कि वो क्या हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस होने की टेंडेंसी को मेजर करता है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे तो कितना अच्छा टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद से सोचो, जो रिड्यूस होगा बहुत अच्छे से तो वो बहुत ही खराब से ऑक्सीडाइज होगा ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे का इनवर्स टर्म है। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। इसे देखो लिख भी दिए हैं, कटायन विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज डिस्चार्ज एट कैथोड और अनायन विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज डिस्चार्ज एट। बच्चों अगर हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली 3 फैक्टर है जो कि तय कर रहा है कि क्या प्रोडक्ट्स बनेगा। पहला है बच्चों, जैसे कि अगर बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मोल्टेन फॉर्म में है कि एक्वस फॉर्म में है। जैसे मान लो मोल्टेन फॉर्म अगर होता तो मोल्टेन फॉर्म है तो दिख रहा है ना कि इस इलेक्ट्रोलाइट से एक कटायन मिला और एक अनायन मिल गया, तो एक एक है तो आसानी से हम लोग कैथोड एनोड पे भेज देंगे। लेकिन अगर वो एक्वस फॉर्म होगा तो इस M+ और Cl- के अलावा वाटर से भी हमको टूट के मिलेगा H+ और OH- ना। तो दिख रहा है 2 कटायन 2 अनायन हो गए ना। अब ये H+ और OH- भी कंपीट करेगा कि कौन जाकर के डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, कौन जाके डिस्चार्ज होगा एनोड पे। क्लियर है?
दूसरा फैक्टर हो गया बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। हम लोग जानते हैं एक है इनर्ट और एक है एक्टिव। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि इनर्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो कटायंस हैं उनको कैथोड पे भेज देंगे, कटायन में से किन्हीं एक को, या एक कटायन तो वो खुद चला जाएगा और अनायन है तो वो एनोड पे चला जाएगा। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लें, जैसे कि बात करें अगर हम लोग कॉपर का ले लें इलेक्ट्रोड, कॉपर का कैथोड है, कॉपर का एनोड है, तो बच्चों एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जब कॉपर का एनोड रहेगा तो क्या होगा कि कोई अनायन नहीं जाएगा एनोड पे, वो जो कॉपर है वो खुद ही ऑक्सीडाइज होने लगेगा। तो फर्क दिख रहा है ना। अगर प्लैटिनम इनर्ट लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता, अनायन चला जाता है एनोड पे, लेकिन चूंकि कॉपर का ले रहे हैं, कॉपर एक्टिव है इलेक्ट्रोड, तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज होने लगेगा। तो फर्क दिखा ना, प्रोडक्ट बदल गया। और तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन। अगर ले लें हम लोग, जैसे मान लो कि बच्चों ये दो कटायंस है, इसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इसका काफी कम है, तो दोनों में से हम लोग सीधा किसको प्रीफर करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। भले ये तेजी से मूव करता हो, जैसे ये तेजी से मूव करता है लेकिन, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन इससे 100 गुना ज्यादा है, तो हम लोग किसको भेजेंगे कैथोड पे, ऑफ कोर्स इसको। तो दिख रहा है ना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो कि तय कर रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेगा। और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से तो समझ ही गए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि तय करते हैं कि कौन सा कटायन है जाकर के डिस्चार्ज होगा और कौन सा अनायन है जो जाकर के डिस्चार्ज होगा एनोड पे। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो समझा दिया, इसको और अच्छे से हम लोग जब गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो हम लोग निकालना भी सीखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग, मतलब इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जब एक्वस वाला इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जब मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, और इलेक्ट्रोड का भी इनर्ट ले रहे हैं और इलेक्ट्रोड का भी एक्टिव ले रहे हैं।